जी आगे हम बात करेंगे एथिकल डिलीवरी ऑफ मेडिकल केयर कि मेडिकल केयर जो है वो एक एथिकल मैनर में जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। उसका एक प्रॉपरली उसके कुछ इखलाकियात होंगे, कुछ तरीक़ाकार होंगे, ठीक है। उनके अंदर रह के पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो जितने पेशेंट्स होंगे, जिस टाइप के वो मरीज़ हों, तो ये सबका बुनियादी हक होगा और ये एक राइट होगा। और हर पेशेंट, जितने पेशेंट्स आएंगे उन सब की ये डिज़ायर होगी कि उनको जो है अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए और इनको प्रोफेशनल तरीके से डील किया जाए और जो है उनको उनका जो भी मामलात हैं वो कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाए। As a significant factor in the healthcare, federal laws such as the Health Insurance Portability and Accountability Act have been enacted to delineate the responsibilities of healthcare providers and the manner in which medical information is to be handled. तो एक एक्ट जो है वो बनाया गया है जिसको हम HIPAA हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। गवर्नमेंट ने जो बनाया हुआ है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, टू डिलिनिएट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो जितनी उनकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको वाज़ेह किया जा सके और तरीक़ाकार एक मुरतब किया जा सके मेडिकल इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का प्रॉपरली। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द राइट्स ऑफ द पेशेंट्स रिसीविंग केयर। तो पेशेंट जो है वो जो मेडिकल केयर रिसीव कर रहे हैं तो उनके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, 3 बेसिक राइट्स के कंपोनेंट्स, यानी कि जो बेसिक राइट्स हैं उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। उसमें पहला क्या है, द पेशेंट्स कंडीशन और हिज or her medical data should not be revealed to anyone other than those who have a valid right to obtain the results। पेशेंट का डाटा या जो रिजल्ट्स हैं वो किसी भी कंडीशन में इस तरह के बंदे को ना दी जाएं जो कि पेशेंट के साथ जिसका कोई रिलेशन नहीं है या पेशेंट जिसको शेयर चीज़ें वो नहीं करना चाहता। नो टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड अनलेस द ऑर्डर थ्रू प्रॉपर चैनल बाय द फिजिशियन और हिज और हर और हिज अदर डॉक्टर्स डिज़ाइनीज़ और हर डिज़ाइनीज़। कोई भी टेस्ट मरीज़ की मर्ज़ी के बगैर या उसको बताए बगैर, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं हो सकता जब तक कि पेशेंट की मर्ज़ी के बगैर और फिजिशियन या सर्जन या जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है वो जब तक कि प्रॉपर बंदा कोई टेस्ट रेफ़र ना करे तब तक कोई जो है अपनी मर्जी से कोई टेस्ट पेशेंट के रेफर नहीं कर सकता। रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट आर नेवर गिवन डायरेक्टली टू द पेशेंट। और दूसरा ये है कि जो पेशेंट के रिजल्ट्स हैं वो कभी आपने डायरेक्टली जो है वो पेशेंट को नहीं बताने, क्योंकि मरीज़ के अंदर इतनी एबिलिटी शायद उस बंदे में ना हो कि वो रिजल्ट्स को समझ सके या उसको वो गलत तरीके से इंटरप्रेट ना करे या उसके जो है वो अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से फिर उसमें प्रॉब्लम आए। ये 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है जो इसके पेशेंट के जो बुनियादी जो हुकूक हैं, राइट्स हैं, उनमें पेशेंट की कंडीशन या उसका मेडिकल डाटा जो है किसी तौर पे भी इररेलेवेंट पर्सन को शेयर ना किया जाए। दूसरा ये है कि कोई टेस्ट भी विदाउट प्रॉपर क्लिनिशियन या जो मेडिकल जो फैसिलिटी प्रोवाइडर है उसकी मर्ज़ी के बगैर या उसकी इजाज़त के बगैर थ्रू प्रॉपर चैनल इसके अलावा कोई टेस्ट जो है वो परफॉर्म ना किया जाए, उसका ऑर्डर है ना किया जाए। और तीसरा ये है कि जो रिज़ल्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली पेशेंट को ना बताए जाएं जब तक कि प्रॉपरली जो है वो उसको या उसको गाइड करना है तो किसी तरीक़ेकार के साथ प्रॉपरली गाइड किया जाए ताकि वो प्रॉपरली उन चीज़ों को समझ भी सके। द पेशेंट बिल ऑफ राइट्स इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी टू प्रोवाइड द एडिक्वेट केयर। जो पेशेंट बिल ऑफ राइट्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये हेल्थ केयर फैसिलिटी की ड्यूटी है कि वो एडिक्वेट केयर प्रोवाइड करें पेशेंट को। दिस डॉक्यूमेंट विल टिपिकली बी पोस्टेड कॉन्स्पिक्यूअसली इन द हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर पेशेंट चेक इन टू द फैसिलिटी और ट्रीटेड एज अ आउटपुट। यहाँ पे पेशेंट जो है वो आएगा और जहाँ पे चेकअप होगा उसका ज़्यादातर इमरजेंसी में या आउटडोर में, तो वहाँ पे ये चीज़ें लगाई जाती हैं, यानी पेशेंट बिल ऑफ राइट्स होता है। This document is based on the responsibility for ethical and moral treatment of the patient regardless of his
और हर स्टेशन इन लाइफ। अच्छा, आगे हम अगर हम बिल की बात करें तो इसके कुछ अच्छा, हमने दो चीज़ें डिस्कस की अभी, एक एथिक्स की बात हमने की और दूसरा हमने फिर यानी एथिक्स के क्या मुराद है और एथिकल डिलीवरी ऑफ मेडिकल केयर किस तरह होती है, ये दो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, पहले इसका इंट्रोडक्शन किया। अभी बात करते हैं लीगल, मॉरल एंड एथिकल कंसर्न्स। ठीक है, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड morality are the basis of the most dealing between persons who may be practicing medicine। तो जो ethical practices और morality ये चीज़ें हैं, तो ये जो लोग मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और या किसी भी लीगल सिस्टम में जो वो काम कर रहे हैं, तो इनकी जो डीलिंग्स होती हैं डिफरेंट पर्सनस के साथ, तो ये बेस करती हैं एथिकल और मॉरल वैल्यूज पे। वन ऑफ दीज एंटिटीज दैट ऑफ लॉ कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मॉरल एंड एथिक्स। जो लॉज हैं उनको आप मॉरल और एथिक्स से अलग नहीं कर सकते। लॉ इज बेस्ड ऑन एंड डिराइव्ड फ्रॉम बोथ मॉरल एंड एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ आवर फेलो मैन एंड इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड एंड कलेक्टिवली एक्सपीरियंस ऑफ द वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो कानून है, जो लॉ होता है, बेसिक लॉज जो होते हैं, वो मॉरल और एथिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं उनसे ही डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, और ये एथिकल ट्रीटमेंट और जो मॉरल वैल्यूज ये कहाँ से आती हैं, तो ये हर मज़हब में जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, प्रॉफिट जो अंबिया कराम को फॉलो करते हैं, ये तो ये सब रिलीजन्स में और सब लोगों में और तमाम अंबिया में ये मॉरल और एथिकल वैल्यू जो है ना वो सब में सेम होती हैं। लॉज कम्स फ्रॉम बिहेवियर्स। लॉज जो कहाँ से बनते हैं, वो बिहेवियर से बनते हैं। दैट डेवलप फ्रॉम रियलाइजेशन दैट मॉरल एंड एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ अदर्स वाज नेसेसरी टू एनेबल ह्यूमन टू कोएग्जिस्ट इन द कम्युनिटी। यानी कि ये रियलाइज करना पड़ता है कि मॉरल और एथिकल ट्रीटमेंट जो है, मॉरल और एथिकल जो है वो ट्रीटमेंट्स या मॉरल और एथिकली किसी के साथ अच्छे इखलाक के साथ और एथिक्स के साथ पेश आना, तो ये नेसेसरी है किसी इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, ताकि वो किसी भी कम्युनिटी में कोएग्जिस्ट कर सके, वहाँ पे रह सके। अगर मॉरल और एथिक्स नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो फिर तहजीब याफ्ता कौम जो है वो नहीं हो सकती। The behaviors that became laws were eventually codified and served to provide the climate where trust and a sense of security could come about of everyone, not just be privileged class। जो behaviors हैं, वो जो आपके behaviors हैं वो फिर laws बनते हैं और फिर उनसे फ़ायदा क्या होता है, और जो वो laws बनते हैं तो उनके साथ इस तरह की एक माहौल क्रिएट होता है कि जिसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हो, ठीक है, और सिक्योरिटी की सेंस हो और हर किसी के लिए एक जस्टिस की एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो कि अगर मतलब इलीगली या किसी और तरीके से कोई बंदा पेश आएगा तो उसके साथ जो है वो प्रॉपरली जो है वो बिहेव किया जाएगा उस तरह से जैसा कि उसने किया। सिर्फ मतलब जो एथिक्स हैं या लॉज हैं वो सिर्फ ये नहीं होगा कि वो सिर्फ एक ख़ास क्लास के लिए जो है वो और होंगे और जो नीचे वाली क्लास होगी उसके लिए और होंगे। एरियाज ऑफ सिविलाइजेशन इनिशियली वर क्लस्टर्स। जो सिविलाइजेशन है, जो तहजीब है, तो ये क्या थी, ये है क्या, वर क्लस्टर्स ऑफ पर्सन, तो ये इंसानों के हजूम, गुच्छा कह सकते हैं, या बहुत सारे इंसान जहाँ पे इकट्ठे रहते हों, तो वहाँ से फिर सिविलाइजेशन डेवलप हुई। सिमिलर हेरिटेज इनका मतलब रहन सहन का तरीका कार एक ही था। विच देन बिकेम नेबरहुड्स, फिर आपस में लोग पहले इकट्ठे रहते थे, उसके बाद फिर पड़ोसी हो गए। एंड देन ग्रो न्यू टाउन, फिर न्यू टाउन बने और नंबर ऑफ नेबरहुड जो है वो ज़्यादा हुए। इवेंचुअली लार्ज कलेक्शंस ऑफ टाउन बिकेम ऑर्गेनाइज्ड एज अ स्टेट्स, फिर लार्ज नंबर ऑफ टाउन जो थे वो एक स्टेट बन गए विद अ गवर्निंग सिस्टम, प्रॉपरली गवर्निंग सिस्टम आ गया उनके ऊपर।
ठीक है, दैट कवर्ड द जियोग्राफिक रीजन, पूरे एरिया को उसने कवर किया, एंड इंटायर कंट्रीज विद कॉमन लॉज ऑफ एवरीवन, और पूरे और इस तरह कंट्रीज जो है उनके अंदर कॉमन लॉज होते हैं सबके लिए, एंड देन बॉर्न आउट ऑफ दीज कलेक्शन ऑफ पीपल विद कॉमन परसूट्स, और उसके बाद यानी इंसाफ का हसूल सब लोगों के लिए फिर एक ही तरह का होता है, इस तरह के होना चाहिए भी।